है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। लास्ट क्लास में होमोजीनियस कंप्लीट कर चुके थे। हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि ऑल कंपोनेंट्स एट इक्विलिब्रियम आर नॉट इन सेम फेज, ठीक। जैसे इसका एग्जांपल है कि कार्बन सॉलिड प्लस CO2 को मिलाकर गैस और हम बनाए कार्बन मोनोऑक्साइड 2CO, ठीक। तो अगर एक से ज्यादा फेज अगर इक्विलिब्रियम पे होंगे तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक। यहाँ सॉलिड भी है और गैस भी। अब इस केस में रूल ये है कि एक्टिविटी फॉर solid and pure liquid is taken as 1 या यूनिटी लिख दूं मैं, taken as यूनिटी। अब ये एक्टिविटी का क्या मतलब है? वैसे तो ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर मैं एक्टिविटी का मतलब समझा दूं कि सपोज कीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है XA से YB, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक। तो हम इसके लिए Kc और Kp लिखना सीख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन अगर लिख रहे हैं तो Kc और प्रेशर लिख रहे हैं तो Kp। इसके पहले एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसको मैं K से लिखता हूं, और ओरिजिनल जो K है वो आता है कि एक्टिविटी ऑफ B की पावर Y अपॉन एक्टिविटी ऑफ A की पावर X, अगर ये दोनों गैस है तो। अब इसको मैं यहां छोड़ रहा हूं कि जनरल मैंने लिख दिया। अगर मान लीजिए कि ये दोनों सॉल्यूशन फॉर्म में हुए तो एक्टिविटी अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन के बराबर लिख दूं तो मैं इसे क्या नाम दे दूंगा, Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन B की पावर Y और कॉन्सेंट्रेशन A की पावर X, ठीक। अगर मैं एक्टिविटी को प्रेशर मान लूं, अगर गैसियस कंपोनेंट हो, एक्टिविटी को हम प्रेशर मान लें तो मैं Kp लिख दूंगा, Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ A की पावर X अपॉन प्रेशर ऑफ B की पावर Y, प्रेशर B की पावर Y अपॉन प्रेशर A की पावर X। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपने सिलेबस में Kc और Kp आए हैं, ठीक है, ये ओरिजिनेट हुए हैं यहाँ K से। तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन में एक्टिविटी आता है, ठीक है। एक्टिविटी को हम कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं या एक्टिविटी को हम प्रेशर लिख सकते हैं। अगर गैसियस कंपोनेंट है तो प्रेशर लिखा जाएगा, और अगर सॉल्यूशन कंपोनेंट है, लिक्विड कंपोनेंट, तो हम उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली यूनिटलेस होता है। तो एक चीज मैं बता दूं आपको कि अगर कहीं पर Kc और Kp के लिए ये पूछ लिया जाए कि इनकी यूनिट क्या होती है, और अगर आपको किसी ऑप्शन में यूनिटलेस दिखाई दिया है तो मोर करेक्ट वही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। वैसे हम बोलने के लिए बोल देते हैं कि मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng और ATM की पावर डेल्टा Ng, हमने बोला है, ठीक है। लेकिन उन यूनिट्स को हम तभी यूज करेंगे जब किसी भी ऑप्शन में ये ना लिखा हो कि दे आर यूनिटलेस। ज्यादा करेक्ट वर्ड है कि दे आर यूनिटलेस। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर अपन वो जो यूनिट हमने पढ़ी मोल पर लीटर, उनको यूज करके आंसर लिख देंगे। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए। अब यहां पे ऐसा होता है कि अगर कोई कंपोनेंट सॉलिड है, ठीक है, तो उसके लिए एक्टिविटी 1 मान ली गई है, और अगर प्योर लिक्विड है तो उसके लिए एक्टिविटी 1 मान। इसका मतलब ये हुआ कि उनको हम एक्सप्रेशन में से हटा सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे सपोज करो एग्जांपल, मैंने लिखा A सॉलिड प्लस B गैस और यहां से C गैस। अगर मान लो इसके लिए मुझे Kc लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, C की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन B। हम A को हटा देते हैं वहां से, इसके लिए एक्टिविटी 1 मान के। इसी तरीके से अगर मैं Kp लिखना चाहूं तो Kp होगा Pc अपॉन Pv। अब यहां प्रेशर A नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि सॉलिड का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कुछ होता ही नहीं, तो हम एक्सप्रेशन में से उसको हटा सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल लूं कि A लिक्विड हो प्लस B गैस प्लस और यहां से C गैस, तो मैं यहां पर Kc लिखूंगा
इज इक्वल टू सी अपॉन बी, और यहां से केपी लिखूंगा मैं पी सी अपॉन पी। अगेन केवल एक ही लिक्विड होगा तो उसे भी हटा देंगे, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं प्योर लिक्विड और सॉलिड। प्योर लिक्विड का मतलब केवल एक लिक्विड। अगर दो लिक्विड होंगे तो क्या करना है, वो चीज अपने सिलेबस के बियॉन्ड है एक तरह से। उसका इंट्रोडक्शन अपन लेते हैं 12th क्लास के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। उससे पहले हम दो लिक्विड का केस नहीं लेंगे, ठीक है। या एक लिक्विड और गैस हुआ तो क्या करना है, ये वहीं पे लिखा जाएगा। तो अभी तो हम इसके बारे में उधर नहीं करेंगे। अगर सॉलिड हो तो उसको हटा देंगे, और अगर प्योर लिक्विड हो तो उसे भी हटा देंगे। कंक्लूजन ये है इसका। उनके लिए एक्टिविटी 1 मान के हटा दिया जाता है। नोट कीजिए सर। ए मोल्स ऑफ NH4 CONH2 solid is taken in a container of volume V liter. If degree of dissociation is X and total pressure at equilibrium is P, calculate Kc and Kp for NH4 CONH2 solid to 2 ammonia gas प्लस CO2 गैस। अब देखिए आगे हम कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने रिएक्शन लिखी है गैस और CO2 गैस। पहला काम हमारा है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर मैं यहां देखूं, लेकिन इसको कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सॉलिड है। सिर्फ गैस को कंसिडर करेंगे तो हो जाएगा 2 + 1 - 0 इज इक्वल टू 3। ये बात समझ में आ गई है। ओनली गैसेस कंपोनेंट्स आर कंसिडर्ड टू कैलकुलेट डेल्टा Ng। अब हम t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग करते हैं कि हमने इसके मोल लिए हुए हैं a, इन दोनों के बारे में कुछ नहीं बोला, 0 0। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x, इसका मतलब a में से कितना खत्म होने वाला है, x, ठीक। ये चीज मुझे पता लगी। इक्विलिब्रियम पे आने पर a में से मैंने खत्म करवाया ax, इधर ये कितना बनेगा, 1 से 2 बनेगा यानी कि 2x, और इधर बन जाएगा x, ठीक। उसको स्विच ऑफ कर दो। घर से इधर 2x और ये x। अब हमें क्या करना है, यहीं पर इस सॉलिड कंपोनेंट को कैंसिल कर देना है। अब हम इसको कहीं कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हम इसको कहीं भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन जब मैं लिखूंगा, इसको तो छोड़ दूं मैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी, 2x/v और ax/v। चलिए अब अगर इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखूं मैं, तो केसी का एक्सप्रेशन आएगा अमोनिया का होल स्क्वायर, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, और CO2 की पावर 1, ठीक है। बीच में ना बोले, यहां से 2x/v रख दूं मैं, 2x/v का होल स्क्वायर, और यहां ax/v की पावर 1। ये सॉल्व होके हो जाएगा 4a³ x³ साथ में ना बोले। केसी जो है, यहां 3 चीजों की जरूरत है। कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, a जो मोल हमने इनिशियल लिए हैं, ठीक है, x की जरूरत है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और v जो है वो कंटेनर का वॉल्यूम है लीटर में। तो अब इसमें न्यूमेरिकल बनेगा तो ये चीजें दे दी जाएगी डेटा के फॉर्म में, या फिर मोल ना दे, ग्राम दे दे। ग्राम देगा तो अपना पहला काम होगा कि उसको मोल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यूनिट्स का खास तौर से ध्यान रखना है अपन को। ये तो कैलकुलेशन हो गई किसकी, केसी की। हमने क्या किया है कि सॉलिड को एक्सप्रेशन में से हटा दिया है, क्योंकि उसके लिए एक्टिविटी हमने क्या मान ली है, 1, ठीक। जैसे ही मैं केपी निकालूंगा तब भी इसे हटा देना है अपन को, ठीक ना। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन केपी की करने वाले हैं, वो कैलकुलेशन है हमारे केपी की। मैंने लिखा यहाँ NH4 CONH2 सॉलिड। इसको हम Kp = Kc RT डेल्टा Ng से भी कर सकते हैं आगे बढ़ के,
ठीक है ना, लेकिन मैं डेरिवेशन वाला तरीका ही बता रहा हूं। 2 अमोनिया गैस प्लस CO2 गैस, ठीक। अब T इज इक्वल टू 0 पे हमने लिया था A, ये 0 0। इक्विलिब्रियम पे A माइनस AX, इधर 2AX और इधर X। अब एक्चुअली हमें करना क्या है कि सॉलिड को तो हम यहां से हटा दें ये लिखने के बाद। अब मैं जोड़ रहा हूं N टोटल। N टोटल केवल मैं गैस को जोड़ने वाला हूं इज इक्वल टू 2AX प्लस AX इज इक्वल टू 3X। अब इसका क्या लॉजिक है वो देख रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हम पार्शियल प्रेशर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर में कंट्रीब्यूशन जो है सॉलिड को छोड़ के इन दोनों गैसेस का है। तो जब मैं पार्शियल प्रेशर निकालूंगा तो पार्शियल प्रेशर कैसे आएगा, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। तो मोल फ्रैक्शन तो मुझे उस गैसेस मिक्सचर में ही देखना है ना, सॉलिड तो एक्सक्लूडेड है, नीचे पड़ा हुआ है। तो जब मैं मोल फ्रैक्शन देख रहा हूं किसी कंपोनेंट का, गैसेस कंपोनेंट का, तो उसके मोल अपॉन टोटल मोल गैस के ही होने चाहिए, ठीक ना, क्योंकि गैसेस मिक्सचर ही ऊपर है और एक मिक्सचर की फॉर्म में है। इसलिए हम एन टोटल में सॉलिड को एक्सक्लूड करके सिर्फ गैस को ही जोड़ रहे हैं 3x। जब हम यहां पर अगले स्टेप से और इसको क्लियर करता हूं। अब इक्विलिब्रियम पे ये आ गया सारा, मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन। ध्यान से देखना, इसको तो हटा दो, यहां 2AX अपॉन 3x और यहां AX अपॉन 3AX, ठीक है। ये चीज हो गई 2/3 और ये चीज हो गई 1/3, सही है। अब मुझे निकालना है पार्शियल प्रेशर हर गैस का, तो मैं क्या करूं, 2/3 इंटू टोटल प्रेशर P और 1/3 इंटू टोटल प्रेशर P। अब यहां से देखना आप, जब मैं पार्शियल प्रेशर निकालना चाह रहा हूं तो मोल फ्रैक्शन इंटू P टोटल होगा। अब मोल फ्रैक्शन मुझे उस गैस का टोटल मिक्सचर में देखना है ना, और टोटल मिक्सचर जो गैस का है वो तो सॉलिड को छोड़कर बाकी ऊपर जमा हुआ है। तो अगर वो ऊपर है तो मुझे गैस के मोल अपन टोटल गैस के मोल ही रखना पड़ेगा ना, समझ गए। मिक्सचर तो चूंकि केवल गैस का ही है, तो इसलिए हमने यहां सिर्फ गैस को ही कंसिडर किया हुआ है। अगर मैं PI लिख चुका हूं पार्शियल प्रेशर सभी का, तो अगेन KP लिखते समय हम सॉलिड की एक्टिविटी 1 मान के हटा देते हैं। सिर्फ मैं लिखूंगा प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ CO2। ये चीज हो जाएगी 2/3P का होल स्क्वायर इंटू 1/3P पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/27 PQ। अब अगर मान लीजिए मुझे KP निकालना हो न्यूमेरिकल, तो मुझे सिर्फ एक डेटा की जरूरत है, कौन सा, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। मैं सीधा निकाल सकता हूं, समझ गए बात को, ठीक है ना। डेरिवेशन का तरीका, बल्कि ये होमोजीनियस से ज्यादा आसान है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमें सॉलिड को हटा देना है। तो KC लिखते समय केवल गैस को, और KP में भी इसको हटा दिया हमने सॉलिड को, तो KP लिखते समय भी केवल गैस को कंसिडर करना है, ठीक, नोट कीजिए। अमोनियम कार्बोनेट बोलते हैं इसे। इज टेकन इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 6 atm, कैलकुलेट KP। तो हमारा जो पहला मेथड है वो तो यही है कि हमने डेरिवेशन कर लिया, जो इधर किया हुआ है मैंने। डेरिवेशन में अपने पास आया था 4/27 PQ, वेयर P वाज टोटल प्रेशर। तो मैं KP इज इक्वल टू लिख दूं 4/27 P का होल क्यूब, वेयर P इज गिवन एज 6 atm। आंसर आ जाएगा 32। अब सेकेंड अप्रोच हमारा ये है कि मान लीजिए हम ये डेरिवेशन ना करें और डायरेक्ट करना चाहें इसे, ठीक। तो डायरेक्ट कैसे होगा, ये 2 अमोनिया प्लस CO2 गैस, ये रेशियो है 2:1। अगर मान लो इक्विलिब्रियम पर इसको तो कंसिडर करना ही नहीं है, इसका कुछ अमाउंट खत्म हुआ, तो मोल किस रेशियो में बनने वाला है, 2:1 रेशियो में। इसके 2 मोल होंगे तो इसका 1 मोल बनने वाला है। प्रेशर हमेशा प्रोपोर्शनल टू मोल्स होते हैं। इसका मतलब अगर मैं इसका प्रेशर 2P0 मान लूं, तो इसका प्रेशर मुझे क्या मानना चाहिए, और P टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों को सम कर दूं, तो 3P0 इज गिवन एज 6, तो P0 इज इक्वल टू 2। अगर P0 2 है तो ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 2। तो KP इज इक्वल टू
पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 4 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1 कितना आ गया 30। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या कर सकता हूं मैं कि मैंने इनिशियली केवल अमोनियम कार्बोनेट लिया हुआ है। जब मैं इनिशियली केवल इसे ही लूंगा तो इन दोनों को शुरू में तो जीरो मानूंगा ना, लेकिन एक क्वेश्चन में यह भी बना सकता हूं कि इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर दें और साथ में कुछ अमोनिया पहले से ही ले लें। ठीक है, तब फिर उस केस में कैसे होगा कि अगर मैं यहां पे जैसे अगर चेंज कर दूं, मैं ले रहा हूं कि इनिशियली सम अमाउंट ऑफ अमोनियम कार्बोनेट एंड अमोनिया एट 2 ATM इज टेकन ठीक। इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 6 ATM, सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट Kp फॉर दिस रिएक्शन। ट्राई कीजिए इसे, अभी हम सोल्व करेंगे। T इज इक्वल टू 0 पर सम अमाउंट ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज टेकन। मान लीजिए मैं इसे मान लेता हूं A मोल, ठीक ना, कुछ अमाउंट लिया है तो A मोल मान लिया, और साथ में अमोनिया एट 2 ATM इज टेकन, अमोनिया 2 ATM, और इसके बारे में कुछ नहीं बोला है तो ये 0। ठीक, अब एक्चुअली ऐसा होगा कि सॉलिड तो नीचे पड़ा हुआ रहेगा और गैस अमोनिया उसमें फैली हुई रहेगी। अब इन दोनों की रिएक्शन से अब यहां इसके खत्म होने से ये बन रहा है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है दिमाग में बच्चे के कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी या फॉरवर्ड जाएगी। तो रिएक्शन यहां से केवल फॉरवर्ड जा सकती है। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड आने की संभावना तो खत्म होगी ना, ये 0 मानती। तो एक ही डायरेक्शन रिएक्शन जाएगी, किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब मैं ये मानूंगा कि इक्विलिब्रियम पे इसका कुछ अमाउंट खत्म हो गया है, तो इसका कुछ अमाउंट खत्म होकर इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है, और गैस बनेगी। ठीक है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे इसको तो लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका कुछ पार्ट खत्म हुआ तो ये किस रेशो में बन रहे हैं? 2:1। मान लीजिए ये 2P0 बना इसके खत्म होने से, तो ये कितना बना? P0। लेकिन हम यहां साथ में 2 जोड़ेंगे। 2 कैसे जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये पहले से है, समझ गए, और ये इसके टूटने से बना। अब अगर ये सारा मैं जोड़ दूं टोटल प्रेशर में, 2P0 प्लस 2 इज प्लस P0 शुड बी इक्वल टू 6, तो 3P0 इज इक्वल टू 4, तो P0 इज इक्वल टू 4/3। मेरे पास प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना है? इज इक्वल टू 2P0 प्लस 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 14/3। चेक करते जाना भाई सब लोग। PCO2 आ गया मेरे पास P0 4/3। अब अगला काम है Kp इज इक्वल टू P अमोनिया का स्क्वायर इंटू PCO2 14/3 का होल स्क्वायर इंटू 4/3। ये आंसर कितना आया? 7/27। बात समझ आ गई? ठीक, चलो नोट करो प्रॉपर्टी। फाइंड इज टेकन इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V इफ डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज x एंड टोटल प्रेशर इज P। ठीक है, तो सबसे पहला काम है अपना कि हम NH4HS को लिख दें सॉलिड फॉर्म में। इट इज गिविंग अमोनिया प्लस H2S। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng? डेल्टा Ng इज इक्वल टू, इसको तो कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। कंसिडर सिर्फ किसको करें? गैस को। 1 + 1 - 0 इट इज 2। ठीक, अगर मैं यहां पे T इज इक्वल टू 0 पे देखूं तो मोल्स टेकन आर A, इनके बारे में कुछ नहीं बोला, 0 0। अगर मैं बोल रहा हूं कि इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x, इसका मतलब 1 में से x खत्म होगा तो A में से कितना खत्म होगा? x। तो इक्विलिब्रियम पे मैंने लिखा कि A में से x इधर खत्म हुआ तो 1 से 1 बनेगा, तो ये x और ये भी x। ठीक, यहीं पे मैं n टोटल जोड़ लेता हूं गैस के। n टोटल गैस के होंगे, इसको तो मैं कैंसिल कर दूं, तो ये हो जाएगा 2AX। अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन छोड़ दे सॉलिड की, ये क्या आ जाएगा? x/V और ये x/V। अगला काम है पार्शियल प्रेशर PI, इसको छोड़ दे। मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, सीधा लिख रहा हूं 1/2 1/2।
और उसके बाद पार्शियल प्रेशर अगर सॉरी इसको 1/2, ये तो मोल फ्रैक्शन हो गया हमारा, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर निकालना है तो 1/2 इंटू टोटल प्रेशर P, 1/2 इंटू टोटल प्रेशर P। अब ये आने के बाद अगला काम है हमारा Kc और Kp में रखना है ना, तो वो रखता हूँ मैं। अमोनिया की पावर 1 और H2S की पावर 1 यहां रख दूं मैं, यहां से एक्सप्रेशन लाके कॉन्सेंट्रेशन का x/V, x/V ये चीज हो गई इज इक्वल टू a² x² V²। और अगली चीज है Kp, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, सॉलिड को हटा देते हैं, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। ये आया P/2 और ये आया P/2, तो आंसर इज P²/4। ठीक, चलिए नोट कीजिए कितने लोगों ने सही किया था, ये दी हुई है। तो सबसे पहला काम मैंने रिएक्शन लिखी, कैल्शियम कार्बोनेट से CaO प्लस CO2 सॉलिड गैस, डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक, 1 - 0, ठीक। अब T इज इक्वल टू 0 पे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं A मोल से, ये 0 0। इक्विलिब्रियम पे हमने तोड़ा A - AX, स्टोइकोमेट्री 1 1 1 की है, इधर AX AX, जो भी सॉलिड है उनको हटा दें हम। तो कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ मुझे किसकी लिखनी है, CO2 की, X में। तो Kc यहीं से लिख दूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 बराबर x/V। अब एक्चुअली प्योर एक ही पड़ा हुआ है CO2, तो मोल फ्रैक्शन 1 आ जाएगा, यानी N टोटल गैस का अगर मैं कंसिडर करूं तो N टोटल गैस इज इक्वल टू AX ओनली। तो मोल फ्रैक्शन इसको तो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, इसका मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा x/X, ठीक है, टोटल मोल। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू P से मल्टीप्लाई करूं तो P आ गया, तो Kp इज इक्वल टू PCO2 बराबर P। अब चूंकि जो टोटल प्रेशर है ना उसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ किसका है, CO2, तो मैं उस टोटल प्रेशर को CO2 का प्रेशर भी बोलूं, पार्शियल प्रेशर, तब भी चलेगा क्योंकि प्योर एक ही कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की जगह यहाँ पे हम ले लें ऑफ CO इज टेकन, ठीक है, और हमें दे दिया 2CO गैस से CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड। अब आपको इसके लिए निकालना है Kc और Kp। यहां से CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड, सबसे पहली चीज डेल्टा Ng कितना होगा, इज इक्वल टू 1 - 2 इज इक्वल टू -1। हम सिर्फ किसको कंसिडर कर रहे हैं, गैस को। T0 पर हमने स्टार्टिंग किया A मोल से, ये 0 0। इक्विलिब्रियम पे A में से कितना तोड़े हम, AX या 2X, X। यहां गलती हो सकती है बच्चे से कि 2X तोड़ दे, इस 2 को देखकर, इस 2 को नहीं देखना है हमें, क्योंकि हम डिफाइन कर चुके हैं कि डिग्री ऑफ डिशन इज इक्वल टू X। एक में से X टूटेगा तो A में से X ही टूटेगा, ठीक है ना। जिन्होंने गलत किया हो रेड मार्क कर लेना उसको वहां पे। A में से X खत्म हुआ तो 2 से कितना बनता है, ये 1, यानी कि मैं इधर कर दूं X/2। अच्छा ये बनेगा स्टोइकोमेट्रिक के हिसाब से, ये भी है X/2, लेकिन इसको कंसिडर करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सॉलिड है। तो मैं यहां से अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहूं तो A - AX/V और AX/2V, सही है। यहां से मैं Kc निकालना चाहूं तो कॉन्सेंट्रेशन CO2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन CO का होल स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी x/V अपॉन यहाँ 2, और ये आ जाएगा A 1 - x का होल स्क्वायर, सही है क्या, ठीक है। अब हम अगला काम क्या करेंगे, N टोटल गैस के, N टोटल गैस के मिक्सचर में जोड़े हमने, इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि ये चीज में क्या ले रहा हूं, मोल। तो ये मोल कितने आ जाएंगे, A - AX/2। अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूं तो मुझे करना पड़ेगा A - AX अपॉन टोटल मोल, A - AX/2, और इधर करना पड़ेगा X/2 अपॉन A - AX/2, सही है। ये चीज जो है अगर मैं सोल्व करूं
तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बाई 2। इसे सोल्व करूं तो x अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2। अगर मोल फ्रैक्शन निकाल चुके हैं तो पार्शियल प्रेशर क्या आएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दें पी टोटल से, इसे मल्टीप्लाई कर दें टोटल को पी टोटल। तो Kp इज इक्वल टू पी CO2 अपॉन पी CO का होल स्क्वायर। CO2 का पार्शियल प्रेशर x अपॉन 2 1 माइनस एक्स बाई 2 इंटू पी, ये वाली चीज, और CO का होल स्क्वायर यानी कि ये पार्शियल प्रेशर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बाई 2 पी का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा x अपॉन 2 1 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन पी, और ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चेक करो ये आ रहा है क्या? 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन 2 इंटू पी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए नोट कीजिए कितने लोगों का केपी सही आया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं होमोजीनियस। नेक्स्ट है होमोजीनियस लिक्विड इक्विलिब्रियम। लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब देखिए होमोजीनियस लिक्विड इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एट इक्विलिब्रियम ऑल कंपोनेंट्स आर लिक्विड, अगर इक्विलिब्रियम पे सारे कंपोनेंट लिक्विड हो, एक ही स्टेट में हो, तो होमोजीनियस कहलाएगा। ठीक है ना, और सारे लिक्विड है इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, होमोजीनियस लिक्विड। इसमें हमें ये सावधानी रखनी है, पहला पॉइंट, कि नन ऑफ लिक्विड इज प्योर। लिक्विड इज प्योर यानी अगर मान लीजिए 4 लिक्विड का मिक्सचर बन रहा है तो हमने इससे पहले एक स्टेटमेंट देखा है कि प्योर लिक्विड को 1 मान के हटा देते हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब एक ही लिक्विड होगा, वही प्योर रह सकता है। लेकिन अगर 4 लिक्विड का मिक्सचर होगा, ए लिक्विड प्लस बी लिक्विड, यहां से सी लिक्विड प्लस डी लिक्विड, तो हम इस मिक्सचर को प्योर नहीं मान सकते किसी भी लिक्विड। तो केसी के एक्सप्रेशन में चारों ही आएंगे C इंटू डी अपॉन ए इंटू बी। अगर मान लो ऐसा होता कि केवल ये लिक्विड होता और बाकी गैस होती तो हम इसको हटा सकते थे, ठीक है ना, लेकिन जब सारे लिक्विड हैं तो सभी को लिखा जाएगा केसी के एक्सप्रेशन। पहली बात तो ये, और दूसरी बात केपी इज नॉट डिफाइंड फॉर इट। हम केपी डिफाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि केपी के लिए मुझे क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। इनका भी थोड़ा बहुत वेपर प्रेशर होगा बट दैट इज नेग्लिजिबल। तो हम वहां पे वेपर का, वहां पर जो इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट करने वाले चारों कंपोनेंट सॉल्यूशन फॉर्म में, इसलिए अगर थोड़ी बहुत वेपर बन भी गई तो उसका कोई रोल हम वहां पे नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए केपी डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक। अब इस पे बेस हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम्पल। इनिशियली 1 मोल ईच ऑफ CH3COC2H5, इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट, एंड वाटर आर टेकन। If 25% ऑफ एस्टर, ये एस्टर एक्चुअली ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे आप, 25% ऑफ एस्टर इज कंज्यूम्ड टिल इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट KC4। रिएक्शन हमेशा दी हुई होगी, रटने की आवश्यकता नहीं है केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में। प्लस वाटर लिक्विड, यहां से CH3COOH लिक्विड, एसिटिक एसिड, प्लस चौथा कंपोनेंट जो है, चौथा कंपोनेंट बनेगा हमारा C2H5OH लिक्विड। अब इसको कैसे करेंगे हम, T इज इक्वल टू 0 पर। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1 मोल ईच ऑफ। इनके बारे में कुछ नहीं दिया है, इनको क्या मान लूं मैं, 0 0।
इक्विलिब्रियम पे 1 में से कितना तोड़ू? 25%, यानी कि 0.25। ये 1 की स्टोइकोमेट्री है, तो ये कितना बन जाएगा? 1 माइनस, यहां भी 1 लिया था हमने, 1 माइनस 0.25, ये 0.25, 0.25। ये तो आगे मेरे पास मोल्स। अगर मान लो वॉल्यूम सॉल्यूशन का V हो, तो V से डिवाइड कर देता हूं मैं, जो कि बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई। कैसे लिखूंगा मैं? अब सारे लिक्विड है तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि CH3COOH इंटू C2H5OH अपॉन CH3COOC2H5, यहां से वाटर, और ये सोल्व कर कितना आ जाएगा? 1/4 इंटू 1/4 अपॉन 3/4, 3/4। आंसर आ गया 1/9। समझिए बात हो? तो ये वाला केस तो बहुत ही आसान है, इसके लिए वो केपी नहीं पूछेगा, और बस आपको करना क्या है, सिर्फ लिक्विड को ही एक्सप्रेशन में काउंट करना है। सारे लिक्विड जितने भी हैं वो सारे के सारे लिखे जाएंगे। अगर मान लो यहाँ 2 होता तो हम यहाँ 2 इंटू 0.25 कर देते। अगर यहाँ 1 मोल और 2 मोल से स्टार्ट करता तो फिर 2 माइनस 0.25 हो जाता। इतना चेंज आ सकता है सर, नोट कीजिए सर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ के। बातें मत करो भाई आपस में। सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ के। अब देखिए के का वैल्यू जो है ये बताता है कि इक्विलिब्रियम में कंपोजिशन क्या क्या है। क्या बोल रहा हूं मैं कि मान लो के जो है मैं रेशियो ले रहा हूं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सपोज यहीं से मैं बोलता हूं कि के की वैल्यू 1000 है, तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। अगर मैं बोलूं कि के की वैल्यू 1/1000 है, इसका मतलब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है। और अगर मैं के की वैल्यू 1 बोल दूं तो इसका मतलब दोनों ही इक्वल है, सिग्निफिकेंट। बस यही चीज मैं समझाने वाला हूं कि सबसे पहला वैल्यू व्हेन के इज वेरी हाई। के इज वेरी हाई का मतलब ये है, जैसे सपोज के ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻3, इसे कम में भी हाई मान सकते हैं, पर एक एग्जाम्पल के लिए 10⁻3 लिया है। ठीक, इसका मतलब अगर ये रेशियो 1000/1 से बड़ा है तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये 1000 हुआ तो ये 1 हुआ लगभग। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। कहां पर? इक्विलिब्रियम पे। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? सबसे पहली बात तो जो बहुत कम है इसको मैं क्या बोलूंगा? नेग्लिजिबल। सबसे पहली बात, अगर ये 1 पड़ा हुआ है, ये 1000 पड़ा हुआ है, तो इसके कंपैरिजन में इसे मैं क्या मान सकता हूं? नेग्लिजिबल। पहली बात तो ठीक। हम ये कहेंगे कि जितना रिएक्टेंट हमने लिया था वो लगभग सारा किसमें कन्वर्ट हो चुका है? प्रोडक्ट। तो पहला कंक्लूजन ये है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट has been converted into product, सही बात है। लगभग सारा किसमें कन्वर्ट हो चुका है? प्रोडक्ट। पहली बात तो ये हो गई, पहला पॉइंट। टेंट हैज बीन कंज्यूम्ड इनटू प्रोडक्ट। ठीक। अगर मान लीजिए हमने 1000 मोल लिए और 1000 में से 999 खत्म होकर ये बन गया। इक्विलिब्रियम पे ये 1000 है और ये 1 है, इसका मतलब रिएक्टेंट तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हम रिएक्शन को कंप्लीट कब मानते हैं? जब रिएक्टेंट 100% खत्म हो जाए। अगर मान लो रिएक्शन 99% रिएक्टेंट खत्म हो चुका है, तब भी तो मैं कह सकता हूं कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो कंक्लूजन ये है इसका कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। रिएक्शन इज
ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। इसका मतलब ये है पूरी तरीके से कंप्लीट तो कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट कभी भी जीरो हो नहीं सकता इक्विलिब्रियम के केस में। पर मैं कहूं कि अधिकतर पार्ट कन्वर्ट हो चुका है तो रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ठीक। अब जो अमाउंट खत्म होता है रिएक्टेंट का, हम उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से बताते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज हाई, बात समझ में आ गई? जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई होगी तभी इसका डिसोसिएशन इसमें ज्यादा होगा ना। मान लो 1 मोल से स्टार्ट करा रहा हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर मान लो 99% हुआ, ठीक है, जब हाई होगा तभी तो इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक, तो ये कंक्लूजन है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज हाई। कुछ बोला अभी? चलो, इसके बाद मैं दूसरा केस ले रहा हूं, सेकंड, कि K इज लो। K लो का मतलब है, सपोज करो K लेस देन 10⁻³ हुआ, 1/1000 से भी कम है। प्रोडक्ट अगर 1 हुआ, रिएक्टेंट कितना है? 1000। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम इज लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सही है? दोनों में से नेग्लिजिबल किसको माने हम? नाउ द प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल। अब इससे कंक्लूजन क्या क्या निकलेगा? देखो, हमें कह रहे हैं कि रिएक्टेंट ऐसा कैसा पड़ा हुआ है, थोड़ा सा अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो यहां मैंने क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यहां क्या लिखेंगे? ए वेरी लिटिल रिएक्टेंट is converted into product, is converted into product। सही है? थोड़ा सा ही रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हुआ है? प्रोडक्ट। यहां हमने बोला है कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, लेकिन यहां तो जरा सा खत्म होकर प्रोडक्ट में इतने में इक्विलिब्रियम आ गया। तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि रिएक्शन proceeds up to very little extent, अब इसका क्या मतलब है? अगर रिएक्शन बहुत ज्यादा होती है, हाई एक्सटेंट, तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनता है। रिएक्शन अगर बहुत कम होगी तो प्रोडक्ट बहुत कम होगा। यानी ऐसा हुआ कि जैसे रिएक्टेंट लिए इमीडिएटली 10 या 15 सेकेंड बाद इक्विलिब्रियम आ गया, और तब तक रिएक्टेंट का थोड़ा सा ही पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाया था, इतने में इक्विलिब्रियम आ गया। इस वाले केस में क्या था कि रिएक्टेंट बहुत सारा कंज्यूम हो गया, तब जाके इक्विलिब्रियम आया। तीसरा पॉइंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज हाई। यहां क्या बोलेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लो, ठीक। तो पहला केस K हाई, दूसरा केस K लो, और तीसरा केस लिख रहा हूं मैं कि K इज मॉडरेट, ना तो बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो। सपोज K की वैल्यू लगभग 1 के बराबर हो, तो मैं क्या लिखूंगा कि प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू रिएक्टेंट। इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा? यानी इक्विलिब्रियम पर दोनों ही सिग्निफिकेंट अमाउंट में है। यानी मैं बोलूंगा कि बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल नहीं बोलेंगे, आर इन सिग्निफिकेंट अमाउंट एट इक्विलिब्रियम। अब इसका यूज जो है हम आगे जाके एक न्यूमेरिकल में करेंगे, ये जो टॉपिक पढ़ा है। पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसका। देखिए, सॉल्ट जो है आयनिक में हम पढ़ते हैं एक इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट के एग्जांपल है जैसे AgCl, AgBr, AgI,
इधर से PbCl2, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये पूरे हम जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ते हैं, जैसे CDS है, ये सब इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से जीरो इनका अमाउंट घुलेगा पानी में। इनसॉल्युबल सॉल्ट हम उनको बोलते हैं जिनका बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट सॉल्युबल होता है, यानी इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में घुलना हम क्या मान सकते हैं कि दे आर नेग्लिजिबल सॉल्युबल इन वाटर। कहने का मतलब अगर हम नमक 100 ग्राम पानी में घुले 1 लीटर पानी में, तो पूरा 100 ग्राम नमक घुल जाएगा NaCl। लेकिन अगर मैं AgCl 100 ग्राम घोलूं पानी में, तो उसका बहुत ही कम 0.01 मिलीग्राम पानी में घुलेगा। तो अगर इतना कम अमाउंट पानी में घुल रहा है तो हम क्या मान सकते हैं कि घुल ही नहीं रहा है। 100 ग्राम मैंने डाला, उसका इतना मामूली सा अमाउंट घुला पानी में, तो बाकी तो ऐसा ही पड़ा रहेगा ना। तो प्राइमरीली हम उस सॉल्ट को क्या बोलेंगे? इनसॉल्युबल सॉल्ट, जिसका बहुत थोड़ा सा अमाउंट पानी में घुलता होगा। तो मैंने अगर ये इनसॉल्युबल सॉल्ट लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो घुलेगा, ये क्या घुलेंगे? थोड़े से तो घुलेंगे। अब AgCl को जब मैं पानी में डालूंगा, सॉलिड लिखूंगा मैं इसके साथ प्लस वाटर, बहुत थोड़ा सा अमाउंट घुलकर ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। इसका जितना भी अमाउंट पानी में घुलेगा, जितने भी सॉल्ट पानी में घुलते हैं 100% टूटते हैं, आयोनाइजेशन 100%। तो अगर ये जरा सा भी घुला तो सारा का सारा टूट जाएगा आयंस की फॉर्म में, जो कि किस फॉर्म में होंगे? हाइड्रेटेड फॉर्म में, एक्वस एक्वस। अब इसके लिए K की वैल्यू जो है वो होती है 10⁻⁻10। इस वैल्यू को अगर मैं देखें तो इट इज वेरी लो, ठीक। तो मैं इसको किससे रिलेट करूं कि K इज वेरी लो, KS भी बोलता हूं, इसे आयनिक में पढ़ता हूं। तो ये K बहुत लो है, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? लो। यानी ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में बहुत ही कम जा रही होगी। कंक्लूजन क्या है कि अगर ये रिएक्शन यहां ज्यादा जा रही होगी तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो K की वैल्यू ज्यादा होगी। रिएक्शन अगर बहुत कम जा रही होगी तो प्रोडक्ट कम होगा, और प्रोडक्ट कम होगा तो K की वैल्यू बहुत ही कम होगी। अब मैं इसका रिवर्स रिएक्शन कंसीडर करता हूं। Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस से क्या बना दूं मैं? AgCl सॉलिड प्लस वाटर, इक्विलिब्रियम। अगर हम किसी रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो उसका K क्या हो जाएगा? 1/10⁻⁻10 बराबर 10⁻10। इट इज वेरी हाई। इसका मतलब ये निकलेगा कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा जाएगी। यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन में Ag प्लस और Cl माइनस पड़े हुए हैं, या मैं ऐसा बोलूं कि किसी टेस्ट ट्यूब में Ag प्लस पड़े हुए हैं, आपने ऊपर से Cl माइनस डाल दिया, इमीडिएटली क्या होगा? Ag प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बनाने लग जाएंगे? AgCl। समझिए बात। अगर ये रिएक्शन 0.001% इधर जा रही है तो ये रिएक्शन 99.99 इधर जा रही है। समझ गए बात को? तो हम क्या चीज देख रहे हैं कि अगर ये रिएक्शन ज्यादा जाएगी तो K हाई होगा, और अगर कम जाएगी तो K लो होगा। तो इस K को देखकर मैं बता सकता हूं ना कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी कि कम होगी। K का वैल्यू इतना कम है तो सॉल्युबिलिटी कम है। ये कंक्लूजन इससे निकलता है। अब जनरलाइज कर देते हैं इसे। कोई भी रिएक्शन हो रही है A से B, अगर उस रिएक्शन में K का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो हम ये कहेंगे कि रिएक्शन बहुत ज्यादा प्रोडक्ट साइड में गई है, और प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है रिएक्टेंट की तुलना में इक्विलिब्रियम पर। अगर K का वैल्यू बहुत कम है तो हमें कहेंगे कि रिएक्शन थोड़ी सी ही गई है प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट नेग्लिजिबल पड़ा हुआ है इक्विलिब्रियम पर। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो ये इसका मेन कंक्लूजन किसके लिए है? इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन आपने डिफाइन कर रहे हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट को लिखने का तरीका होता है Q।
रिएक्शन कोएफिशिएंट का पहला पॉइंट यह है, इट हैज सेम एक्सप्रेशन, इट हैज सेम एक्सप्रेशन एज के, ठीक। और दूसरा पॉइंट है Q कैन बी डिफाइंड, Q कैन बी डिफाइंड एट एनी टाइम while K is defined only at equilibrium। बहुत जनरल एक्सप्रेशन है Q और स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है K। K सिर्फ कहां पे डिफाइन कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम आने पे, और इक्विलिब्रियम हो या ना हो हम Q को ऑलवेज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं रिएक्शन लिखता हूं A से B, अगर मैंने लिख दिया कि Q इज इक्वल टू B अपॉन A, K को भी मैं ऐसे ही लिखूंगा KC इज इक्वल टू B अपॉन A, लेकिन इसमें फर्क ये होगा कि ये केवल इक्विलिब्रियम पे होगा और ये क्या होगा? एट एनी टाइम। समझ गए बात? ऐसे के ऐसे ही अगर मैं Kp लिखूं इस रिएक्शन के लिए, तो मैं Kp कैसे लिखूंगा इसके लिए? Kp इज इक्वल टू Pb अपॉन Pa, और Q लिखूं तो Q भी ऐसे ही आएगा Pb अपॉन Pa। अब इसमें फर्क क्या होगा कि ये केवल कहां होगा? इक्विलिब्रियम पे, और ये कहां होगा? एट एनी टाइम। तो पहली चीज समझ में आ गई, Q वैसे ही लिखा जाएगा जैसे K लिखा जाता है, लेकिन Q को हम कभी भी डिफाइन कर सकते हैं और K को केवल इक्विलिब्रियम पे डिफाइन कर। दूसरी पॉइंट, अगर मैं बोलूं कि T इज इक्वल टू 0 पर ओनली रिएक्टेंट्स आर टेकन, बिल्कुल शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट पर हम केवल रिएक्टेंट्स को ले रहे हैं, तो इस वक्त प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 0। अगर मैंने प्रोडक्ट 0 कर दिया तो Q की वैल्यू क्या आने वाली है? तो रिएक्शन कोएफिशिएंट एट स्टार्टिंग इज 0 इफ ओनली रिएक्टेंट्स आर टेकन। हमेशा ये वैलिड नहीं है। अगर मैं स्टार्टिंग में प्रोडक्ट भी ले लूं तो Q की वैल्यू जरूरी नहीं है कि 0 ही हो, ठीक है ना। तो यहां से एक वो दे सकता है, मान लो ये बोल दे कि एट स्टार्टिंग रिएक्शन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज 0। सही है क्या गलत है? गलत है, ठीक है ना। प्रोडक्ट अगर ले लिया गया तो Q की कुछ वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो पहली बात ये, यहां से जेई ने एक क्वेश्चन पूछा था कि एट इनिशियल स्टेजेस रिएक्शन कोएफिशिएंट अब रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में पूछा था और पहला ऑप्शन दे दिया था कि इट इज 0। सही या गलत है? गलत। वो इनिशियल स्टेजेस बोल रहा है, यानी रिएक्शन होने के 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद। तो जब इनिशियल स्टेज पे हम बात करेंगे तो जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी रिएक्टेंट कम होता जाएगा, किस में कन्वर्ट होता जाएगा? प्रोडक्ट में। इसका मतलब Q की वैल्यू बढ़ती जाएगी। Q की वैल्यू कहां तक जाके बढ़ेगी? K तक जाके वो बराबर हो जाएगा। तो Q की वैल्यू मैक्सिमम कौन सी हो गई? K को टच करेगा ये। क्या Q K से बड़ा हो सकता है? यस, है ना। Q K से बड़ा हो सकता है, ये भी मैं बताता हूं, नोट करो बेटा। स्टेप देख रहे हैं, Q कब काम आएगा? जब वो पूछेगा कि रिएक्शन किधर जा रही है। जैसे मैं पहला केस लेता हूं, केस फर्स्ट है कि Q की वैल्यू K से कम हो। इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे जितनी होनी चाहिए उससे कम है। इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है।
फॉरवर्ड में कब तक जाएगी? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, टिल इक्विलिब्रियम। यानी ये वो कंडीशन है कि मान लो मैंने 100 मोल ए से स्टार्ट किया, ठीक है, जब ए 50 मोल रह जाता है तब इक्विलिब्रियम आता है, मान लो। यानी ए 50 मोल खत्म होने के बाद इक्विलिब्रियम आ रहा है। मान लो उससे पहले ए के 10 ही मोल खत्म हुए हैं, ठीक, तो प्रोडक्ट अभी उतना नहीं बनाना जितना बनना चाहिए। तो अभी उससे पहले रिएक्शन किधर जा रही है? फॉरवर्ड, प्रोडक्ट बना दी जाए। और कब तक जाएगी? तो जब वो हमसे पूछे कि कैलकुलेट द प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? क्यू। कंपेयर किससे करना पड़ेगा? केस सेकंड, अगर हम बोलें कि क्यू ग्रेटर देन के, अब ये बताओ क्यू के से बड़ा कैसे हो सकता है? एक मिनट, एक हाथ खड़ा करके, मैं बहुत शोर हो रहा है एक्चुअली। हाँ, ये सही जवाब है। अगर एक बार इक्विलिब्रियम आ चुका है और आपने सडनली प्रोडक्ट ऊपर से लाके डाल दिया, ठीक है, तो क्यू बढ़ जाएगा। अब क्यू बढ़ गया तो क्यू कम करने के लिए रिएक्शन को कहां लाएगा? बैकवर्ड। और बैकवर्ड कब तक लाएगा? टिल इक्विलिब्रियम, टिल इक्विलिब्रियम। अब प्रोडक्ट बढ़ाना एक और तरीका हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है कि इक्विलिब्रियम आ चुका है और सडनली मैं रिएक्टेंट को कम कर दूं, क्योंकि के क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर मैं इक्विलिब्रियम आने के बाद इनमें से किसी के भी साथ छेड़छाड़ करूंगा तो उससे क्यू बन जाएगा, वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो इसको बदलने के दो तरीके हो गए ना, या तो मैं प्रोडक्ट को बढ़ा दूं क्यू बढ़ाने के लिए, या फिर मैं रिएक्टेंट को कम कर दूं। दोनों ही केस में डिस्टर्ब होगा नहीं, ठीक। तो क्यू जैसे ही के से बड़ा होगा, प्रोडक्ट बढ़ गया, तो प्रोडक्ट कम करने के लिए रिएक्शन किधर आएगी? बैकवर्ड। और केस थर्ड, अगर Q बराबर K है, उस केस में क्या होगा? Q बराबर K होगा, तो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रही है, यानी इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो जब भी हमसे पूछा जाएगा प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो हम क्या चीज निकालेंगे? Q, और उसको कैसे कंपेयर करने वाले, ठीक। नोट कीजिए सर, ये बात समझ आ गई सब?